दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023-24 के सिलेबस की लगातार तैयारी हम कर रहे हैं। और इस तैयारी में जो हमारा पहला अभी चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्द और नस्लें। ठीक है दोस्तों, प्रमुख शब्द, शब्दावली, नस्ल। देखिए दोस्तों, शब्दावलियों में हमने मुर्गी देखा, भेड़ देखी, बकरी देखी, ऊंट देखा, गाय भैंस देखी। और आज जो नेक्स्ट पशु है, अगला पशु है, राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वो है आपका पालतू पशुओं में घोड़ा। और आज हम घोड़े की बात करेंगे, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपसे वही एक प्यार भरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन को फटाफट से अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये ज्ञान ऐसी चीज है कि दोस्तों जितना आप बांटोगे और जितना आप उसको पढ़ोगे, ठीक है, उतना ही वो बढ़ेगा। कर भला हो भला। मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि आपको कम समय में अच्छी तैयारी के लिए अच्छी जो आपकी तैयारी से संबंधित सामग्रियां हैं या सिलेबस है वो आपको मिल जाए। तो आप भी एक भला कीजिए कि इसका फायदा उठाते हुए किसी और को भी फायदा दीजिए। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस सेशन को अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप नए हैं या आप बिना सब्सक्राइब किए हमारा ये सेशन देखते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी एक लव डोज है हमारे लिए और हमारी टीम के लिए। और इसी के साथ में भाई कमेंट भी बहुत जरूरी है। तो ये चारों चीजों का ध्यान रखते हुए सेशन शुरू करते हैं। मैं इधर सेशन शुरू करता हूं, आप फटाफट से शेयर और सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, भारत में अगर हम देखें तो भाई भारत में घोड़ा एक प्रमुख पशु है, पालतू पशु। क्या है भाई? एक प्रमुख पालतू पशु है भाई। कहाँ? भारत में। और अगर भारत से हटके अगर हम संसार की बात करें या विश्व की बात करें भाई, अगर हम विश्व पटल पर देखें तो भाई विश्व पटल पर भी घोड़ा एक अपने आप में महत्वपूर्ण पशु है पालतू पशुओं में। ठीक है, अगर भारत के अंदर हम राजस्थान की बात करें भाई, राजस्थान की, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट के बाद में अगर कोई इंपोर्टेंसी रखने वाला पशु है तो वो आपका घोड़ा है। और भाई भारत में है ना, इसकी विभिन्न किस्म पाई जाती है, लेकिन प्रमुख जो किस्म है ना भारत में भाई घोड़े की, वो 6 प्रमुख नस्ल पाई जाती है। कितनी? 6 प्रमुख नस्ल। और इसी 6 प्रमुख नस्लों के प्राणी यानी कि घोड़े को हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो देखते हैं इसके बारे में। घोड़े का वैज्ञानिक नाम भाई, सबसे पहले हम घोड़े की बात कर रहे हैं और घोड़े में देख रहे हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इक्वस कैबेलस। क्या नाम है दोस्तों? घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबेलस। और भाई जो इक्वस, देखो, अगर हम पूछें कि भाई घोड़े की जाति क्या है, तो घोड़े की जाति है इक्वस। और इसी इक्वस से जो आज जो वर्तमान का घोड़ा आपको देखने को मिलता है ना भाई, ये
कौन सी, उस घोड़े का वैज्ञानिक, आज का जो घोड़ा है, याद रखना भाई, आज का घोड़ा यानी वर्तमान समय में जो घोड़ा आपको देखने को मिलता है ना भाई, उस घोड़े का नाम, वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबलस। अगर हम घोड़े के कुल की बात करें भाई, किसकी, कुल की, कि भाई ये कौन से कुल का है, कुल का नाम, ठीक है, तो इक्विडी, इक्विडी कुल का है भाई। इसे काफी जगह है ना भाई, ई और ए का सस्पेंस रहता है इसमें, तो एक्यूडी भी बोला जाता है काफी जगह, है ना। इक्विडी को क्या बोला जाता है, एक्यूलिडी। अगर दोस्तों हम इसकी जाति की बात करें, किसकी जाति, तो भाई इसकी जाति है इक्वस जाति। कौन सी है, इक्वस जाति। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना भाई, इसका वैज्ञानिक नाम आप इतना ही याद रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसका वैज्ञानिक नाम के पूरे नाम की बात करी जाए, अगर अगर मैं आपसे कहूं कि इसका पूरा वैज्ञानिक नाम, तो देखिए दोस्तों, इसका पूरा जो वैज्ञानिक नाम है वो है इक्वस फॉरस, इक्वस फॉरस कैबेलस। ठीक है भाई, इसका मतलब होता है एक ऐसा पशु, एक ऐसा पशु जो पालतू है, ठीक है दोस्तों, जो पालतू है, पंजे व खुर वाला स्तनपायी है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा पशु जो पालतू होने के साथ साथ में एक पंजा और खुर वाला स्तनपायी भी है। स्तनपायी भाई, ये कौन सा पशु है, स्तनपायी है। घोड़े के क्रोमोसोम यानी कि 2n। और अगर फिर भी समझ ना बैठे तो सीधा सीधा अपने हिंदी में आ जाओ भाई, गुणसूत्र। कौन से सूत्र, गुणसूत्र। एक गणसूत्र भी होता है भाई, गणसूत्र मिलाए जाते हैं ना शादी पे, और एक गुणसूत्र। गणसूत्र मिलने के बाद में ही भाई, गुणसूत्र मिले तो संतान अच्छी पैदा होती है। देखिए गुणसूत्र आपके मिलते हैं 64, कुल 64 गुणसूत्र। अगर आपसे, जैसे कि कल इन्होंने मुझसे पूछा था कि सर जोड़ी कैसे लिखते हैं, तो भाई देखो, अगर आपसे जोड़ी में पूछ ले, अगर ये संख्या आपको ना देके ये पूछ ले कि कितने जोड़ी मिलते हैं, तो दो, 4 का 2 आधा और 6 का 3, तो 32 जोड़ी मिलते हैं भाई। लेकिन 2 गुणसूत्र कम रहने पर, 2 गुणसूत्र कम रहने पर एक पशु का नाम है भाई गधा। क्या है, गधा। और जो गधा में है ना भाई गुणसूत्र, वो आपके कितने मिलते हैं गधे के अंदर गुणसूत्र, 62, यानी कि एक जोड़ी कम मिलते हैं भाई। तो एक जोड़ी का कम का मतलब हो गया 31। कितने मिलते हैं भाई गधे में, 31। अब एक चीज देखिए भाई, भारत में घोड़े से मिलता जुलता एक पशु मिलता है पालतू, जो शुरुआत से धरती पर नहीं था, इंसानों की करामाती खोपड़ी का एक नतीजा है वो पशु, जिसका नाम क्या है भाई,
खच्चर, जिसे काफी जगह टट्टू टट्टू भी बोलते हैं। हमने भी पढ़ा है भाई, ट से टट्टू हमने भी पढ़ा है। तो ये वही खच्चर है जो बचपन में आप टट्टू पढ़ा करते थे भाई। ये क्या है कि ये है ना नर गधे, नर गधे, गधे नहीं गधा, नर गधा प्लस मादा संकर यानी क्रॉस से भाई निर्मित हुआ है, यानी कि पैदा हुआ है। खच्चर का जन्म कैसे हुआ कि भाई एक मादा घोड़ा ले लिया और एक नर गधा ले लिया, दोनों को आपस में क्रॉस करवाया गया और जो उनके क्रॉस होने के बाद में एक नस्ल सामने आई, वो आई आपकी खच्चर। तो भाई देखो यहाँ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाद में दिमाग में से कई चीजें ऐसी होती है जो पढ़ाते टाइम निकल जाती हैं। अगर लगे हाथ सुलटा लो तो बहुत अच्छा रहता है। तो लगे हाथ में इसको इसलिए सुलटा रहा हूं कि भाई देखो कोई भी जीव है, ठीक है, तो उसके माता पिता से ही तो उसके गुणसूत्र आएंगे। अगर कोई लड़की है, इंसानों में क्या होता है भाई, एक्स एक्स और वाई वाई, ठीक है, और एक्स वाई, ये एक महिलाओं में एक्स्ट्रा मिलता है, ये पुरुषों में होता है। लेकिन जब पुरुषों की कोई संतान का जब जन्म होता है तो उसका जो लिंग निर्धारण होता है या कि सेक्स जो उसका निर्धारण करते हैं कि भाई ये लड़की होगी या लड़का होगा, ये डिपेंड कौन करता है भाई, ये दोनों आपस में मिलकर करते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब कोई संतान पैदा होगी तो उसमें जो लक्षण आएंगे, उनके जो गुणसूत्र आएंगे, वो तो भाई माता पिता से ही आएंगे ना। तो देखिए ज्यादा दिक्कत या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है कि भाई खच्चर के माता पिता कौन है, गधा और घोड़ी। तो भाई हमने आपको अभी अभी बताया कि गधे के अंदर कितने, 62, गधे के अंदर कितने, 62। अच्छा, और भाई इसके अंदर कितने, घोड़ी के अंदर या घोड़े के अंदर, तो घोड़े के अंदर हो गए आपके 64। अब इनका आधा आधा कर लीजिए क्योंकि दोनों का मिक्स है, तो ना तो इसका पूरा आएगा ना इसका पूरा आएगा, ना घोड़ी का गुणसूत्र पूरा आएगा ना गधे का गुणसूत्र पूरा आएगा। तो भाई इसका आधा कर लो तो ये हो गया आपका 31। कितने हो गए, 31, ठीक है। और भाई फिर इसका आधा करो तो इसके हो गए 32। कितने हो गए, 32। अब इनको आप जोड़ दो भाई, जो नई संतान है उसमें आधे तो इसके चले गए, आधे इसके चले गए, तो आधे आधे जाएंगे तो कहीं तो जाके पूरे होंगे। तो जो नई संतान है उसमें ये कितने हो गए, पूरे। तो नई संतान में पूरे हो गए तो कितने हो गए, अब इनको प्लस कर लो तो 3 और 3 6 और 6 63। ये आपके गुणसूत्र हो गए किसके भाई, किसके, 63 गुणसूत्र किसके हो गए, खच्चर के। वेरी गुड, किसके हो गए भाई, खच्चर के या टट्टू के। तो अगर मैं सीधा सीधा ये पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद में आपसे पूछ लूं कि भाई खच्चर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप तुरंत जवाब देना था कि सर 63 गुणसूत्र पाए जाते हैं, आधे घोड़े में से और आधे गधे में से, यानी कि गधे और घोड़े दोनों के आधे आधे गुणसूत्रों का एक नतीजा, नया गुणसूत्र जो निकल कर आता है वो खच्चर है। भाई एक बात याद रखना कि इसका जन्म तो हमने कर लिया दोनों के क्रॉस से, लेकिन भाई दोनों की इसमें मतलब आनुवांशिक गुण तो होते हैं दोनों के, भाई रेस भी लगाता है ये। देखो अब ऐसे समझो, कोई भी माता पिता है, ठीक है, तो जब किसी संतान के पिता की आदत किसी और प्रकार की है, लक्षण और प्रकार के हैं, शारीरिक बनावट और किसी प्रकार की है, माँ की शारीरिक बनावट है, बोली भाषा है,
ठीक है, या उसके लक्षण है, व्यक्तिगत लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग है दोनों के। अगर लड़की हुई तो माँ के लक्षण आएंगे, लड़का हुआ तो पिता के लक्षण आएंगे। और अगर ऐसे इसमें क्या है भाई, अब इसमें तो माता पिता सेम नहीं है, इसमें तो माता पिता ही अलग है, माता अलग कैटेगरी की है और पिता अलग कैटेगरी का है, लेकिन भाई लक्षण तो दोनों के आएंगे क्योंकि गुणसूत्र भी दोनों के गए। तो जीन्स जीन्स का फर्क तो पड़ेगा ना भाई। देखिए कैसे पड़ेगा, वही मैं आपको, हाँ वही मैं आपको समझाना, हाँ तो देखिए कैसे। देखिए भाई खच्चर गधे का, तो गधे का काम क्या है भाई, गधा बोझा ढोना, ठीक है भाई, ये कार्य बता रहा हूं मैं आपको दोनों के, ठीक है। अच्छा, और भाई गधे का काम क्या है, ओ सॉरी घोड़े का, घोड़े का काम क्या है, घोड़े का काम है दौड़ना। भाई घोड़ा, जो घोड़ा होता है ना भाई, वो वजन उठाने के लिए भी काम में लिया जाता है, वजन ढोने के लिए, लेकिन जो मुख्य कार्य है ना भाई घोड़े का वो है दौड़ना, ठीक है। मतलब कि जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा लेते थे सवारी के काम, तो इसका मुख्य क्या है काम, सवारी, ठीक है भाई, ये ऐसे समझिए। अब क्योंकि खच्चर इन दोनों से मिलकर बना है, तो भाई माता पिता अलग अलग प्रजाति के हैं, तो दोनों के जो गुण हैं वो भी अलग अलग आएंगे ना भाई। तो इसलिए खच्चर क्या है भाई, खच्चर दौड़ने में भी काम लेते हैं, सवार में भी काम लेते हैं, और भाई खच्चर की सवारी भी करते हैं ना। आप वैष्णो देवी जाएंगे या आप जो अपने बद्रीनाथ केदारनाथ अमरनाथ, ये जो उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ जब आप यात्रा करने जाएंगे ना भाई, तो पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए आपको ये खच्चर की सवारी आपको बहुत देखने को मिलेगी। खच्चर की सवारी, वहां घोड़े की सवारी, खच्चर की सवारी ज्यादा काम में लेते हैं ना। वो उच्च क्वालिटी के खच्चर होते हैं भाई, जो बिल्कुल घोड़े जैसे लगते हैं। बोझा ढोने के भी काम में ये, बोझा ढोने के भी काम में ये लिए जाते हैं भाई, ठीक है। तो तीनों के गुण किस में आ गए भाई, खच्चर में आ गए, दोनों के गुण, दोनों के गुण किस में आ गए, खच्चर में। अच्छा एक बात तो हो गई ये, दूसरी बात देखिए अब भाई, दूसरी बात ये है प्रजनन नहीं कर सकता, यानी कि संतानोत्पत्ति के लिए ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। इसका सीधा सीधा अर्थ अगर मैं एक भाषा में आपको बताऊं भाई, जो खच्चर होता है वो जन्मजात स्वभाव से क्या होता है भाई, बांझ होता है। क्या होता है, बांझ। इसकी जो प्रजनन क्षमता है ना भाई, वो ना के बराबर होती है। तो ये अपने स्वयं के द्वारा, यानी कि अगर हम चाहें ना कि भाई जैसे किसी खच्चर का बच्चा के जन्म दिलवाना चाहे, तो ना मादा और नर दोनों खच्चरों को आपस में अगर मिलाने की सोचें और संभोग करवा के नई संतानोत्पत्ति के बारे में सोचे, तो ये नहीं कर सकते, ये सक्षम नहीं है। ये सक्षम क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक प्रजाति के नहीं है, क्योंकि इसका जन्म एक निश्चित प्रजाति की नर मादा से नहीं हुआ। इसमें दो प्रजाति के नर और मादा के मिलन का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इसकी जो भाई प्रजनन क्षमता होती है वो क्या होती है, समाप्त होती है। स्वयं मतलब संभोग करने में ये सक्षम नहीं होता है। इसका जन्मजात स्वभाव जो होता है वो बांझपन का होता है। किसका होता है भाई, बांझपन का। ये दो फैक्ट आप इसमें जरूर याद रखेंगे भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक बात और याद रखना भाई, देखो मेरे याद आ गई है, जब बता ही देता हूं। ऐसा होता है कि अपवाद हर चीज के देखने को मिलते हैं, इंसानों में भी देखने को मिलते हैं। आपने सुना होगा कि सब फलाने इलाके में
बहुत चर्चाएं होती है ना कि साहब फलाने इलाके में एक महिला ने 7 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। अपवाद है, हर मिनिमम नहीं दे सकती, मिनिमम एक महिला 2 से ज्यादा जुड़वा बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन कोई रेयर केस होता है जिसमें 3 भी हो जाते हैं, लेकिन एक साथ 7 बच्चों को जन्म देना ये तो भाई अपवाद हो गया। ठीक है, एक अपवाद हुआ कि सब फलाने क्षेत्र में या फलाने गांव में एक महिला के गणेश जी पैदा हुए। बहुत घटनाएं आपने देखी होंगी और सुनी भी होंगी। वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई गणेश जी जैसे पैदा हुए, यानी कि उस बच्चे के जो जीन्स थे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए जन्म के समय में, और उसकी जो शेप थी बच्चे की, जो शारीरिक बनावट थी ना, शरीर की संरचना, वो गणेश जी जैसी बन गई है, लेकिन वो गणेश जी है नहीं। काफी बार क्या होता है कि गधे का और मादा घोड़े का, यानी कि घोड़ी जिसे हम बोलते हैं, दोनों का क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाते टाइम क्या होता है कि भाई कुछ ऐसी शारीरिक मतलब कुछ शारीरिक परिवर्तन ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि वो खच्चर न बनकर या तो उसके गुणसूत्र बढ़ जाएंगे, ठीक है, 63 से 64 हो जाएंगे। अगर उस केस में उसके गुणसूत्र बढ़े तो भाई आप देखोगे एक घोड़ी के से घोड़ा पैदा होते हुए, यानी कि घोड़े को जन्म देगी, मादा घोड़ा या मादा नर को जन्म देगी। लेकिन भाई कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि मामला उल्टा हो जाता है। मान लीजिए वो क्रॉस हुए, क्रॉस होते टाइम 63 की जगह 62 ही रह गए, एक कम रह गया, तो फिर ये अचंभा हो जाता है कि भाई एक जो मादा घोड़ी है वो एक गधे की प्रजाति के बच्चे को जन्म दे दिया। हाँ, ऐसा हुआ है। अब इसके उदाहरण देखिए, ऐसा होता है। वही अपवाद में आपको यहां समझाने जा रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि भाई जब घोड़ा और घोड़ी का, वो गधे और घोड़ी का क्रॉस हो तो गुणसूत्र 63 रहे, नहीं, वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अगर घटे तो गधा पैदा होगा और बढ़े तो घोड़ा पैदा होगा। अच्छा, आपने देखा है पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में खच्चर देखे हैं भाई? खच्चर देखो, नाम तो वो खच्चर ही पैदा रहेगा उसका, जो क्रॉस से पैदा होगा, चाहे गुणसूत्र उसके 64 ही क्यों ना हुए हो, लेकिन वो खच्चर में भी टॉप क्वालिटी का खच्चर होगा। कौन सा? टॉप, उच्च वर्ग का, यानी कि उच्च वर्ग का खच्चर होगा भाई, टॉप। और अगर गधा रहा क्रॉस होने के बाद में तो अभी भाई वो खच्चर ही कहलाएगा, चाहे गुणसूत्र उसके 62 ही क्यों ना हो, ठीक है, खच्चर ही कहलाएगा। लेकिन कौन सा? टॉप क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का खच्चर। साहब ये क्या बता रहे हो? आपने बताया कि 64 होगा तब भी टॉप क्वालिटी का खच्चर होगा, और 62 होगा तो भी टॉप क्वालिटी का ही खच्चर होगा। घोड़ों में टॉप क्वालिटी का खच्चर होगा भाई। किसमें? घोड़ों में। अब घोड़ों में टॉप क्वालिटी का क्यों होगा? क्योंकि भाई गुणसूत्र तो उसके 64 ही है। जन्म चाहे उसने कहीं से भी लिया है, किसी उसकी माता पिता कोई भी रहे हो, लेकिन भाई गुणसूत्र 64 है, इस वजह से टॉप क्वालिटी का या उच्च वर्ग का वो क्या रहेगा? खच्चर रहेगा। लेकिन खच्चर भी कौन से वर्ग का रहेगा? घोड़े वर्ग का। अगर 64 है तो 62 है, 62 में भी टॉप वर्ग का या उच्च वर्ग का खच्चर रहेगा। खच्चर भी कौन से वर्ग का रहेगा? भाई गधे वर्ग का रहेगा, क्योंकि उससे गुणसूत्र कितने देखने को मिल रहे हैं? 62। तो ये था आपका फर्क। दोस्तों यहां इस जो अभी मैंने आपको समझाया था ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई खच्चर का एक फिक्स गुणसूत्र संख्या है, जो क्या है भाई? 63। लेकिन अपवाद के तौर पर, लेकिन अपवाद के तौर पर कभी कभी ये गुणसूत्र या तो आपको 62 देखने को मिल जाएंगे या फिर 64 देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़ा याद रखना है ना भाई। गुणसूत्र तो फिक्स है, 63 ही रहेंगे, लेकिन किसी किसी केस में शारीरिक
संरचना या शारीरिक परिवर्तन की वजह से क्या होता है भाई, कभी कभी ये गुणसूत्र ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। अब ये मत कर देना कि साहब 61 हो जाएंगे या 65 हो जाएंगे, नहीं। 63 रहेगा तो खच्चर रहेगा, 62 रहेगा तो खच्चर रहेगा, लेकिन गधे की क्वालिटी का रहेगा। और अगर 64 गुणसूत्र रहे तो भी खच्चर ही रहेगा, लेकिन घोड़े की क्वालिटी का रहेगा। ठीक है, ये इनका घोड़े का प्रमुख वो है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक नोट डाल लेना, ठीक है, और बेशकीमती नोट डालना भाई, उसकी कीमत मत रखना, अगर कीमत रखोगे ना तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बेशकीमती रखना। ठीक है, और नोट ये रखना कि सब जो इक्विडी कुल है ना घोड़े का, इसमें कौन कौन से ऐसे पालतू पशु हैं जिनका कुल भी इक्विडी देखने को मिलता है। तो एक तो मैं आपको घोड़ा बताया, गधा जो होता है ना भाई, गधा, ये भी आपका इक्विडी कुल से ही होता है। ठीक है, एक आपका खच्चर, ठीक है भाई, और एक आपका जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, और एक अमेरिका में पाया जाता है भाई, कुछ हिस्सों में अमेरिका में पाया जाता है, पूर्णतः अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के जंगलों में। ठीक है, घोड़े की जैसी बनावट होती है, उसे हम बचपन में हम जब मैडम पढ़ाती नहीं ना बेटा, जेड फॉर जेब्रा, तो हम पिटाई की वजह से बोलते नहीं थे, हम भी यही बोलते थे जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा माने जेब्रा। लेकिन जब हम थोड़ी 5वीं क्लास पास करके जब 6ठी 7वीं में गए ना, तो दिमाग में एक होता था कि जेड फॉर जेब्रा ही होता है क्या, उसका कोई नामकरण तो होगा, जैसे बफेलो माने भैंस, सीप माने भेड़, गोट माने बकरी। तो हमने एक टीचर से पूछा था, तो टीचर ने बताया कि बेटा जेड फॉर जेब्रा होता है, और जेब्रा को हिंदी में कहते हैं जंगली घोड़ा। क्या बोलते हैं? जंगली घोड़ा। तो भाई ये वही जंगली घोड़ा है जिसको हम जेब्रा बोलते हैं। ठीक है, और जो सबसे पहले जो जेब्रा देखने को मिला था ना, जंगली घोड़ा जो देखने को मिला था, मतलब भाई धरती पर, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इनके विकास दर बताऊंगा कि धरती पर ये कब आए, लेकिन जो शुरुआती जो घोड़ा था ना भाई, वो पालतू नहीं थे, वो क्या थे, जंगली ही थे। और ये जो जेब्रा होता है ना, इसमें भाई बस ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा ही फर्क होता है कि इसकी जो व्हाइट और ब्लैक कलर की ऐसी धारियां होती हैं भाई इसकी पीठ पर। ठीक है, उस पर क्या होती है भाई, इस तरह की एक धारियां होती है खिंची हुई। दोस्तों देखिए, आपको एक बहुत बेहतरीन चीज और बता देता हूं, याद रखना, डुइंकर जेब्रा, ये शायद आप में से, जहां तक मुझे पता है कि बहुत कम लोगों ने सुन रखा होगा कि साहब जेब्रा तो सुना है, लेकिन ये डुइंकर जेब्रा क्या है। ये भाई एक छोटा मृग है, यानी कि हिरण है। डुइंकर जेब्रा नामक एक पशु होता है भाई जंगली, जो क्या है, छोटा हिरण है, हिरण की तरह होता है। अब सब जेब्रा भी बोल रहे हो और हिरण भी बता रहे हो, कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग में चल रहा होगा ना आपके। देखिए दोस्तों, इसको इंग्लिश में जेब्रा डुइंकर इसका नाम है, लेकिन इसकी जो धारियां होती है ना पीठ पे, जैसे जेब्रा के ऊपर धारियां देखने को मिलती हैं, इन्हीं धारियों की वजह से इसका नाम जेब्रा पड़ गया, जिसको हम डुइंकर जेब्रा कहते हैं। साइज में ये हिरण की तरह होता है, शाकाहारी होता है, हरी पत्तियां घास फूस मतलब खाता है, ये चारा जो इसका है खाना, हरी पत्ती घास फूस और कंदमूल फल है। अब बात आ जाती है कि सब ठीक है, आपको देखो मैं फोटो उपलब्ध करा दिया, आप फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसकी फोटो देखो, यहां दिखा रहा हूं मैं, इस तरह का ये जानवर होता है। अब इसका भाई साहब क्षेत्र देख लेते हैं कि साहब ये कहाँ पाया जाता है। तो आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, सियरा लियोन,
और गिनी, इन देशों के क्षेत्र में पाया जाता है। अब आप कहोगे कि साहब ये क्षेत्र कौन से हैं, तो भाई आप जब अफ्रीका का मैप उठा के देखोगे ना, अफ्रीका का मैप, तो अफ्रीका के मैप में कहीं भी मत झांकना, ऊपर नीचे बीच में अगल बगल में, और बीच में तो बिल्कुल मत झांकना भाई, बीच में झांकना जुर्म होता है। देखिए आपका जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है ना, अफ्रीका का पश्चिमी तट, उस पर एक बार नजर डाल लेना भाई। अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिम साइड का जो तट है, तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय देश हैं भाई ये पूरे, ठीक है। अफ्रीका पश्चिमी तटीय देश हैं ये चारों, इनके अलावा और भी है एक दो, लेकिन मेन यही है। और इसी देशों के क्षेत्र के अंदर आपका ये डुइंकर जेब्रा देखने को मिलता है। ये हमारे सिलेबस का चैप्टर, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यारदाश्त की वजह से मैंने आपको इसको बताना जरूरी समझा। डुइंकर जेब्रा, एक भाई हिप्पोलॉजी देख लेना, हिप्पोलॉजी। आप साहब ये हिप्पोलॉजी क्या आ गई, तो भाई हिप्पो है ये, हाँ। अरे तो इतना तो मैं बोल भी तो रहा हूं भाई मुंह से। बिल्कुल छोटे, बताओ आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, छोटे बच्चों की तरह सवाल करते हो कि साहब ये की मात्रा रह गई, ऐसा थोड़ी होता है। हिप्पोलॉजी, देखिए हिप्पोलॉजी होता है भाई घोड़ों का अध्ययन, घोड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम है हिप्पोलॉजी। अब आप भी उसकी तरह मत पूछना, जैसे एक संस्था में एक बच्चे ने बोले साहब हिप्पोपोटामस, समुद्री दरियाई घोड़ा बोलते हैं जिसे, तो उसका नहीं है भाई हिप्पोलॉजी, हालांकि उसका नाम हिप्पोटामस है, लेकिन हिप्पोलॉजी का मतलब आपका यहाँ घोड़े की विज्ञान की वह शाखा जिसमें घोड़े का अध्ययन किया जाता है। भाई घोड़े का हिंदी में हमें कुछ अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका मुख्य है अश्व, ठीक है भाई। एक आपका तुरंग बोला गया है हिंदी में, तुरंग, तुरंग का मतलब होता है ऐसी तरंग जो निकलते ही अपना काम कर दे, तो ये जो तरंग है ना भाई, वहीं से इसका नाम तुरंग पड़ा है। हिंदी में तुरंग बोलते हैं, अश्व बोलते हैं, और इसका एक और नाम है भाई घोड़े का, अश्व, तुरंग और घोटक। घोटक भी इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई, घोटक है ये, घय घड़ी है ये, धय धनुष मत कर लेना छोटे बच्चों। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप अच्छे बच्चे हैं। हाँ, तो देखिए भाई घोड़े का जो नाम देखने को मिलता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा क्या, अश्व, तुरंग, घोटक। अब भाई हम इसकी थोड़ा सा विकास पे और पौराणिक मान्यताओं पे, इसके विकास में पौराणिक अध्ययन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट जो हमारे मतलब का है उसको देखें। अगर पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हम माने, तो भाई 45 से 55 मिलियन वर्षों से भाई घोड़ा धरती पर निवास करता है, यानी कि घोड़ा धरती पर है कितने, 45 से 55 मिलियन वर्षों पहले से, वर्षों से, पहले से नहीं भाई, वर्षों से, ठीक है। 45 से 55 मिलियन वर्ष पहले से घोड़ा धरती पर माना जाता है भाई। अच्छा, मनुष्यों ने घोड़े को 4000 ईस्वी पूर्व से पालतू बनाना शुरू कर दिया था। तो घोड़े का पालतू बनाना कितने वर्ष पहले भाई, 4000 ईस्वी पूर्व से। इसका
पालतूकरण, ठीक है भाई, यानी कि घोड़े का पालतूकरण 3000 ईस्वी पूर्व फैल गया था। नहीं आई बात समझ में? हाँ, मुझे लग रहा था कि तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी। देखिए भाई, जो कहने, इसका कहने, यहां मत देखो, मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब यह है, समझाने का मतलब यह है, जो घोड़ा था ना भाई, वो धरती पर कितने वर्ष पहले, 45 से 55 मिलियन वर्ष पहले मौजूद है, ठीक है। पालतू, अब भाई मौजूद तो है, लेकिन इसका पालतू जो बनाना शुरू हुआ, इसको पालतू पशु बनाना जो शुरू हुआ, वो आपका 4000 ईस्वी पूर्व से हुआ। और पालतूकरण, पालतू बनाते बनाते, यानी कि इसका पालतू पशु बनाते बनाते ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे 3000 ईस्वी पूर्व में पालतूकरण इसका पूरा हो गया। यानी कि ये पालतू बनाता हुआ इसका एक जो समय है, निश्चित समय, वो 3000 वर्ष पूर्व है। यानी कि इस पीरियड में ये पूरी तरीके से पालतू पशु की श्रेणी में आ चुका था, कहने का मतलब ये है। अब जैसा कि भाई ये भैया कह रहे हैं कि साहब आपने बताया कि 3000 वर्ष पूर्व, मतलब 4000 वर्ष पूर्व से तो धरती पे ये भाई पालतू बनाना शुरू किया और फैल गया 3000 में। सब समझ नहीं आ रहा, 3 तो पहले आना चाहिए था, 4 बाद में आना चाहिए था, इसका कहने का मतलब ये है। तो मेरे महानुभावों, याद रखना प्यारे भाई और बहनों, जो भाई समय है ना, समय, समय ये किसी का सगा नहीं है, ना मेरा ना आपका। अगर आप इस समय अगर लाइक करके और एक बढ़िया सा शेयर दे दोगे, तो ये समय आपका भी सगा और उस भाई का भी सगा जिसको आप शेयर करोगे क्लास, वरना किसी का सगा नहीं। देखिए समय है ना भाई, ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, पूर्व है ना, यानी कि पहले। तो जो समय है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है, उसे भाई हम क्या लिखेंगे, उल्टा। अब उल्टा कैसे लिखेंगे, कि किसी बच्चे का जन्म हुआ 5 तारीख को, ठीक है, बड़ा हो गया 3 तारीख को और मर गया 1 तारीख को। फॉर एग्जाम्पल, यही समय ईसवी सन हो जाता है कब, ईसा मसीह के जन्म के बाद। और जो समय है ना भाई, ये हो जाता है आपका सीधा, क्या हो जाता है, सीधा क्रम। ये कौन सा क्रम बताया था भाई मैंने अभी, उल्टा क्रम। अब सब सीधा क्रम कैसे, कि भाई किसी बच्चे का जन्म हुआ जनवरी में या 1900 ईस्वी में, ठीक है, वो बड़ा हो गया, 1920 में उसकी नौकरी लग गई और 1950 में साहब उसका रिटायरमेंट हो गया और 1970 में वो एक्सपायर हो गया। तो ये जो क्रम चल रहा है ये सीधा क्रम है, 19, फिर 1920, फिर 1950, एक सीक्वेंस में चल रहा है। सीक्वेंस में तो ये भी चल रहा था, लेकिन ये एक सीक्वेंस सीधा है, ये एक सीक्वेंस उल्टा है। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो भाई बीसी और एडी, यानी कि आफ्टर डेट एडी, और बीसी, एक बीसी होता है बी फॉर क्राइस्ट, ठीक है भाई, बी फॉर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो आपका होगा, तो सॉरी, एडी, एडी का मतलब हो आफ्टर डेथ, आफ्टर डेट नहीं, आफ्टर डेथ, यानी कि ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का समय, वो भाई आपका क्या होगा, सीधा। और ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय वो आपका उल्टा होगा। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, साइंस हिस्ट्री में काम आती है अक्सर। खैर
वापस आ जाओ। तो यही चीज यहाँ पे है, पालतू बनाना 4000 ईस्वी पूर्व से हुआ, और पालतू करण जो पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये पूरा पालतू बन गया था, वो बन गया था 3000 ईस्वी पूर्व में। अच्छा भाई, हिंदुओं में भाई रामायण काल देखने को मिलता है। हिंदुओं में रामायण काल देखने को मिलता है। इसी रामायण काल में भाई अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ यानी कि राजाओं के द्वारा अपने आप को सभी राजाओं में प्रतापी घोषित करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जिसमें क्या होता था कि भाई एक अश्व होता था, उसको छोड़ दिया जाता था भाई ऐसे ही, और उसके पीछे पीछे सेनाएं चलती थी उस राजा की। उसका सीधा संकेत ये होता था कि भाई जिस राज्य की सीमा में वो घुसा और अगर वहां किसी ने उसको नहीं रोका, तो इसका मतलब वो राजा जिसका वो घोड़ा है उस राजा के अधीन आ गया। और जिसने उस घोड़े को रोक लिया, इसका मतलब होता था कि भाई जिस राजा ने उसको रोका है, उस राजा को, जिस राजा का घोड़ा है उस राजा से युद्ध करना होगा। और यदि वो उस युद्ध में जीत जाते थे तो वो होते थे भाई क्या, अश्व प्रतापी राजा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राजा, सम्राट, महान सम्राट, ऐसी कुछ उपाधियां जैसे लगती थी। ठीक है, इसीलिए अश्वमेध यज्ञ का क्या मिलता है भाई, इतिहास में या रामायण काल में उल्लेख मिलता है। ऐसा ही एक अश्वमेध जो यज्ञ है वो आपका रामायण काल में देखने को मिलता है, लव कुश के समय। रामायण आपने देखी होगी, देखिए ना। तो अश्वमेध यज्ञ कराते हैं श्री रामचंद्र जी, फिर भाई उनके खुद की संतान लव और कुश उस घोड़े को रोक लेते हैं, फिर बाद में उससे युद्ध होता है, वो पूरी उनके सेना को, मंत्री, अपने चाचा हनुमान जी वगैरह सबको हरा देते हैं। फिर बाद में कौन आते हैं, श्री रामचंद्र जी। खैर उस घटनाक्रम पे मैं जाना नहीं चाहता। रामायण काल में अश्वमेध यज्ञ देखने को मिलते थे, तो इससे यह पता लगता है कि भाई रामायण काल में भी आपको घोड़े की उपस्थिति देखने को मिलती है। युद्ध होते हैं तो घोड़े पर बैठकर होते थे, हाथी पर बैठकर होते थे। ठीक है, ऊंटों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मिलता है, हाँ, ऊंटों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन युद्धों में नहीं मिलता, वो पौराणिक कथाओं में मिलता है। जो साक्ष्य लिखित और प्रमाणित है वो आपके अश्व के हैं, रामायण काल में है। और रामायण काल की जो घटनाक्रम है भाई, ये कितने वर्ष पुराना है, कि ईसा के 300 वर्ष पूर्व का मिलता है भाई। यानी कि जो रामायण की घटना है वो ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पूर्व हो चुकी थी भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा यह है कि भाई रामायण काल में भी आपको अश्वमेध यानी कि घोड़े की उपस्थिति देखने को मिलती है। दूसरी बात, अगर हम इसी चीज को महाभारत काल में देखें तो क्या साहब महाभारत काल में भी घोड़े देखने को मिलते थे? हाँ जी, घोड़े देखने को मिलते थे। महाभारत में वर्णन है इस चीज का, घोड़ों का वर्णन है। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई जो महाभारत काल था ना, इसमें घोड़े के साथ में हाथी भी देखने को मिलते थे। आपने महाभारत देखी होगी टीवी पे, उसमें आपने सब देखा होगा। तो इसका जो काल था, यानी कि महाभारत का जो काल था, वो भाई ईसा के 1900 वर्ष पहले का था। यानी कि महाभारत का जो काल था वो 1900 वर्ष पहले का था। लेकिन सीधा सीधा ये है कि भाई महाभारत काल में भी हमें घोड़ों की उपस्थिति देखने को मिलती है। बात खत्म। हल्का सा ये याद रख लेना, मेरे को याद आ रहा है कि महाभारत काल में है ना भाई 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद। और भाई 200 के लगभग 200 लगभग के आसपास क्या थे भाई? जनपद। ठीक है, इनमें याद रखना जैसे कि आपकी मत्स्य नगर, ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरु एक महाजनपद था भाई कुरु।
एक आपका इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ये सब क्या थे, महाजनपद थे भाई। कौशाम्बी, कुरु क्षेत्र। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, याद रखना, याद आ गया, 18 दिन भाई। जो ये कई बार पूछा जाता है भाई, ये सवाल कई पेपरों में, खासकर हरियाणा HPPSC, हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से ये कई बार पूछा जाता है भाई। जो कुरुक्षेत्र है ना, यहाँ पे जो महाभारत का युद्ध चला था, कितने दिन तक चला था भाई? 18 दिन तक चला था भाई, ये याद रखना। महाभारत की बात हो रही है ना भाई। एक कौरवों की राजधानी देख लेना भाई, हस्तिनापुर। ये भाई पूछी जाती है, मैं ऐसे थोड़ी बता रहा हूं, ये पूछी जाती है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेंगे। पांडवों की राजधानी क्या थी? तो पांडवों की राजधानी क्या थी भाई? इंद्रप्रस्थ। और ये जो था ना भाई, इंद्रप्रस्थ के सबसे नजदीक का क्षेत्र था, खुला हुआ मैदान, मैदानी क्षेत्र था ये कुरु महाजनपद, इसीलिए यहाँ पे दिल्ली के पास में। अब जो इंद्रप्रस्थ की निशानी देखने को मिलती है भाई, ये हस्तिनापुर है, वर्तमान में यूपी का मेरठ है। मेरठ शहर आपका वर्तमान में यूपी में आता है, यही आपका किसी समय महाभारत के समय क्या था भाई? हस्तिनापुर। ठीक है। और जो दिल्ली वाले, यानी कि दिल्ली के अंदर जो पुराना किला देखा होगा ना भाई, एक पुराना किला नामक फेमस जगह है दिल्ली के अंदर, जो इंद्रप्रस्थ का सबसे लास्ट और अंतिम इस धरती पर जो अवशेष है ना भाई, वो आपका पुराना किला है। यानी कि पुराना किला नामक जो स्थान है ना आपका भाई, दिल्ली के अंदर पुराना किला, ये भाई इसका अंतिम अवशेष है भाई, किसका? इंद्रप्रस्थ का। यानी कि पुरानी दिल्ली को, पुरानी दिल्ली को ही क्या बोलते हैं भाई? उस समय इंद्रप्रस्थ बोल देते हैं, याद रखना भाई। घोड़ा जो जाति है, इसका प्रजनन काल कब से शुरू हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, घोड़े का जो प्रजनन है ना भाई, 4 वर्ष से शुरू होकर 15 वर्ष के लगभग तक ये चलता, 15-16 भी होता है किसी किसी में। ठीक है। तो जब तक कोई घोड़े का जो बच्चा है ना, उसको बछेड़ा, बछड़ा नहीं बछेड़ा, तो जो अशुभ बछेड़ा है, जब वो 4 वर्ष का हो जाएगा, तो भाई वो एक वयस्क के रूप श्रेणी में आ जाता है, और वहां से उसका प्रजनन क्षमता उसकी काम करने लगती है, और ये 15 वर्ष तक उसकी लागू रहती है भाई। वहीं अगर मैं बात करूं ना भाई गर्भावस्था की, एक घोड़ी की गर्भावस्था क्या होगी? एक घोड़े की गर्भावस्था क्या होगी? तो भाई एक घोड़े की जो गर्भावस्था है ना, वो 11 महीने होती है, लेकिन कहीं कहीं 12 महीने भी देखने को मिल जाती है। अगर इसको ही मैं दिन में कन्वर्ट करके बताऊं, 326 दिन से लेकर 354 दिन की अवधि के अंदर ये गर्भावस्था में रहती है, और भाई एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है, एक बछेड़े को जन्म देती है। इसको बछेड़ा बोलते हैं, बछेड़ा, बछड़ा मत समझ लेना। बछड़ा गाय का जो शावक होता है उसको बोलते हैं, घोड़ी का शावक बछेड़ा बोला जाता है। अगर घोड़े की उपस्थिति अगर हम महाभारत के बाद में देखें, तो भाई हमारा जो वेद काल है ना, वेद काल, भारतीय हिंदू वेद, यानी कि वेदों का जो काल था, उस काल में भी घोड़े की उपस्थिति देखने को मिलती है। ये आपका 1500 से 500 ईसा पूर्व का काल था। कौन सा काल था भाई वेदों का? 1500 से 500। इसमें अशुभ के उल्लेख मिलता है, वेदों में मिलता है ना भाई, जैसे कि आपका मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अशुभ का उल्लेख कितनी बार है भाई? 215 बार। ऋग्वेद को भाई जब आप पढ़ोगे ना, तो 215 बार अशुभ शब्द आया है ऋग्वेद के अंदर। 176 बार आपका गाय का नाम आया है भाई, गाय शब्द आया, गाय, गो, गौ, गाय मतलब गौ, गौ का नाम आया है भाई 176 बार। 170 बार ऋग्वेद में भाई आपके बैल या नंदी, है ना, बैल का नाम आया है भाई। तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना कि भाई वेद काल में भी क्या था भाई?
अश्व था। ऐसे ही ऋग्वेद की बात है, एक आपका यजुर्वेद था, यजुर्वेद। ठीक है भाई, यजुर्वेद में अश्वमेध यज्ञ और अश्व बलि का उल्लेख है। यजुर्वेद अश्व बलि का उल्लेख है, तो इसका मतलब वेद काल में भी अश्व का उल्लेख मिलता है। इसी ऋग्वेद में भाई आपके सूर्य देवता तो 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव बताए गए हैं। 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव बताए गए हैं। इसी के अंदर ऋग्वेद में कई ऐसे चित्र अंकित हैं जिनमें अश्व दिखाए गए हैं, मतलब कि अश्वों के चित्र अंकित हैं भाई, अश्व चित्र अंकित हैं। ठीक है, अब भाई अगर इस वेद काल से आगे अगर हम चलें, ठीक है, अगर इस वेद काल से आगे हम चलें तो भाई आपका आ जाता है फिर सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये तो आपको सबको पता होगा। सभ्यता का काल क्या है? तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। एक इतिहासकार हुए हैं हमारे AK शर्मा, फेमस इतिहासकार है भाई, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर कई किताबें लिख चुके हैं। ये AK शर्मा ने बताया है कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता में अश्व अस्थियां पाई गई हैं, कौन सी? अश्व अस्थियां। वो भाई आपकी 2100 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की है। ठीक है, ये बताया गया है। अब ये मिली कहाँ है भाई? ये मिली कहाँ है? तो ये आपकी मिली है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा के सप्ताह, सिंधु घाटी सप्ताह का एक प्रमुख शहर था भाई ये सुरकोटड़ा। क्या था? सिंधु घाटी सप्ताह का एक प्रमुख शहर। जैसे लोथल था ना भाई, गुजरात के अंदर लोथल है, कालीबंगा आपका हनुमानगढ़ राजस्थान में है ना, इसी प्रकार से सुरकोटड़ा भी एक प्रमुख शहर था आपका सिंधु घाटी सप्ताह का। और ये कहाँ है भाई? कच्छ के अंदर। कच्छ कहाँ है भाई? एक जिला है गुजरात का। तो वहां ये हड्डियां मिली हैं घोड़े की। तो इससे पता लग जाता है कि सिंधु घाटी सप्ताह में घोड़े का वर्णन मिलता है, यानी कि उस समय घोड़े देखने को मिलते थे सिंधु घाटी सप्ताह के अंदर। एक आपका मोहनजोदड़ो शहर था, है ना भाई। एक हड़प्पा, हड़प्पा में भाई घोड़े के अवशेष नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर घोड़े के अवशेष नहीं मिलते, मोहनजोदड़ो के अंदर भी घोड़ा देखने को मिलता है। तो ये हो गई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष। भाई हड़प्पा है ना, हड़प्पा, इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर आपके बैल, कुत्ते, बिल्ली के अवशेष देखने को मिलते हैं पालतू पशु के रूप में, है ना। लेकिन घोड़े के आपको नहीं मिलते। घोड़े के आपको सिंधु घाटी सप्ताह में मुख्यतः प्रमुख यहां मिलते हैं, और अन्न में मिलते हैं आपको मोहनजोदड़ो में, लेकिन हड़प्पा में आपके बिल्कुल नहीं मिलते, याद रखना। देखिए दोस्तों, फिर आपका एक प्रमुख समय शुरू होता है, धीरे धीरे सिंधु घाटी सप्ताह आपकी खत्म हो जाती है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सप्ताह, इसमें भी भाई आपके अश्व के देखने को मिलते हैं संकेत, याद रखना। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है भाई। मिस्र की सप्ताह में आपको नहीं देखने को मिलेगा। मिस्र की सप्ताह में आपको ऊंटों का वर्णन मिलता है। ठीक है, मिस्र की सप्ताह या नील नदी की सप्ताह, उसमें आपको ऊंटों का देखने को मिलता है। हम घोड़े की बात कर रहे हैं। फिर घोड़े का भाई ये काल खत्म हो जाता है सिंधु घाटी सप्ताह। फिर आपका एक नया काल शुरू होता है घोड़ों का अध्याय में, इंडो आर्यन काल। इसमें भाई आपके
अश्वों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये जो इंडो आर्यन थे ना भाई, ये आपके मध्य एशिया में निवास करने वाली एक खाना बदोश जाति थी भाई। खाना बदोश, खाना बदोश जाति किसको बोलते हैं, उस दिन भी मैंने आपको बताई थी। खाना बदोश जाति बोलते हैं जो खाने की तलाश में एक जगह से कुछ जगह पर समय समय के हिसाब से स्थानांतरित होती रहे, उसको खाना बदोश जाति बोलते हैं भाई। तो ये एक खाना बदोश जाति थी। ये ईसा के जन्म से 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले 2000 ईस्वी पूर्व आए थे भाई। कहाँ आए थे, सिंधु नदी की तट पर आए थे भाई, सबसे पहले मध्य एशिया से। ये वो काल था जब एक सभ्यता तो भाई खत्म हो रही थी और दूसरी सभ्यता यानी कि एक दूसरी दुनिया जन्म ले रही थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का तो ये पतन काल था और इसका उदय काल था इंडो आर्यन सभ्यता का। इसमें हमें घोड़े के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यहां सबसे पहले एक चीज देख लो कि भाई भारत उपमहाद्वीप में, भारत उपमहाद्वीप में इनका उदय, किनका भाई, आर्यंस का उदय, आर्यन का उदय 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। ठीक है भाई, 1800, 1600 नहीं 1800, तो भाई बोलता भी तो हो ना साथ में। 1800 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में ये आए थे। अब देखिए इनके कैसे प्रमाण मिलते हैं घोड़ों के। यहाँ तो प्रमाण मिलते हैं ना भाई इतिहास में, उसमें बताया जाता है कि इनके पास में अपने खुद के अश्व रथ होते थे। क्या होते थे, अश्वों से खींचने वाले रथ होते थे, अश्व रथ होते थे। इनके पास में खुद के वेद थे, खुद के वेद थे। इनके पास में खुद की एक भाषा थी, निश्चित भाषा थी, और इनके पास में खुद की एक निश्चित लिपि थी। भाषा को लिखने और पढ़ने समझने के लिए एक लिपि का वर्णन होता है ना, वो तो एक निश्चित लिपि थी भाई। जो भारत सरकार की जो मान्यता प्राप्त हिस्ट्री या इतिहास की जो किताबें हैं, उसमें भारत में आगमन को, यानी कि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ, उसको भाई आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, कौन से नाम से जाना जाता है, आर्यन इन्वेजन, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इसके नाम से भाई इसको जाना जाता है। भारत की जो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त किताबें हैं ना जो भाई हिस्ट्री की, उनमें तो ये था आपका भाई पूरा इतिहास मैंने आपको बताया घोड़े से संबंधित, जिसमें आपका घोड़ा कहाँ कहाँ कैसे कैसे विकसित हुआ और कैसे देखने को मिलता है भारत के संदर्भ में। ठीक है, इसकी उपजातियां, कुल, वैज्ञानिक नाम, इसकी धरती पर उत्पत्ति, कब ये पालतू बना, ये बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगता है और वाकई में आपको लगता है कि हाँ यार नीरज सर ने अश्व के बारे में हमारी राजस्थान पशु चरक भर्ती की परीक्षा की तैयारी में एक और सर ने बहुत अच्छी गति प्रदान करी है, तो दोस्तों फटाफट से अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, एक लाइक करें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई कमेंट, अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, जिसका हम आप तुरंत प्रभाव से आपका समाधान किया जाएगा। अगली क्लास में इसकी नस्ल और इसकी प्रमुख शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।